गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे मियां नसरुद्दीन। मियां नसरुद्दीन प्रस्तुत शब्द चित्र लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा रचित हम हसमत से लिया गया है। यानी कृष्णा सोबती जो लेखिका है, इनकी जो रचना है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है हम हसमत, बुक में लिखा हुआ अंडरलाइन कर लीजिए, हम हसमत से लिया गया है। यहाँ लेखिका ने खानदानी नानबाई मतलब जो रोटी बनाता हो, रोटी बनाने की कला में, यानी देखो नानबाई का मतलब जो कहते हैं नॉन रोटी, तो नानबाई मतलब जो खाना बनाने की कला में जो माहिर हो, एक्सपर्ट हो, तो उनके खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन। इस पाठ में क्या क्या बताया गया महत्वपूर्ण बातें। मियां नसरुद्दीन का व्यवहार कैसा था, वह जब लेखिका से उनकी मुलाकात हुई तो उनके व्यवहार के विषय में वह लेखिका को जानकारी प्राप्त हुई कि मियां नसरुद्दीन का जो व्यक्तित्व कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी रुचियां कैसी हैं, वह किस बात तुनक मिजाजी हैं या उनका व्यवहार सौम्य है, सरल है। तो ये सारी बातें उन्हें लेखिका वो तब अवगत होती हैं जब मियां नसरुद्दीन से उनकी मुलाकात होती है। तो इसमें मियां नसरुद्दीन के व्यवहार के विषय में पता चलता है। इस पाठ को जब मियां नसरुद्दीन हम पाठ पढ़ते हैं तो मियां नसरुद्दीन का व्यवहार कैसा है ये हमें पता चलता है। उनकी रुचि कैसी है, किस विषय पर विशेष रुचि लेते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि उनके व्यक्तित्व का शब्द चित्र जो है इसमें खींचा गया, इस पाठ में खींचा गया है। शब्दों के सहारे चित्र की रचना करना, रेखा चित्र, शब्द चित्र। शब्द ही हमारे आंखों के सामने, जैसे अगर हम कहें पानी, तो पानी से हमारे सामने कोई दृश्य उपस्थित होता है। बोले वर्षा, कुछ चित्र मन में आ रहा है, वर्षा माने क्या। तो उसी तरह शब्दों के द्वारा चित्र खींचना, जब हम शब्दों का प्रयोग करके हमारी आंखों के सामने कोई दृश्य, कोई घटना एज इट इज़ उपस्थित हो जाती है तो उसको कहते हैं शब्द चित्र। तो कृष्णा सोबती जी ने मियां नसरुद्दीन पाठ में मियां नसरुद्दीन की व्यक्तित्व, उनकी रुचियाँ, उनकी क्षमता, उनकी जो विशेष बातें हैं, उन सारी बातों पर शब्द चित्र खींचने का प्रयास किया, हमें बताने का प्रयास किया उनका व्यक्तित्व कैसा था। मियां नसरुद्दीन ने मसीहों की भांति अपनी रोटी बनाने की कला का बखान किया है। बखान मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। मसीहा माने देवदूत, भगवान के जो मैसेंजर होते हैं तो भगवान के गुणों का बखान करते हैं, मेरे भगवान ऐसे हैं, मेरे भगवान ऐसे हैं। तो उन्हीं की तरह रोटी बनाने की कला में जो महारत हासिल थी मियां नसरुद्दीन को, मियां नसरुद्दीन जो रोटी बनाने की कला में जो पारंगत थे, वह अपनी इस कला का, हुनर का बखान करते हैं। इस पाठ में बताया गया कि किस प्रकार आत्मविश्वास के साथ, बहुत से लोग होते हैं उनके अंदर योग्यता होती है, कला होती है, क्षमता होती है, लेकिन उन्हें प्रचार करने की आदत नहीं होती है। उनको एक चीज़ को जो है विस्तृत ढंग से बताने की आदत नहीं होती है। लेकिन मियां नसरुद्दीन बड़े ही सरल अंदाज में और बड़े ही हंसमुख अंदाज में अपने रोटी बनाने की कला का बखान करते हैं। और बखान नहीं, और बखान को भी कैसे बढ़ा चढ़ा करके बखान करते हैं। जब यह पाठ पढ़िएगा तो आपका डाउट जो है वह क्लियर हो जाएगा। उसे यह कौशल माने जो यह कला है, कला को कैसे सीखा है, यह कौशल, यह हुनर जो उनका है, उन्हें अपने पूर्वज माने पिछली पीढ़ी, उन्हें यह हुनर, यह कौशल अपने पिछली पीढ़ियों से विरासत में मतलब जैसे हमें प्रॉपर्टी होती है कि माता पिता की प्रॉपर्टी बच्चों को हस्तांतरित अपने आप हो जाती है उनके मृत्यु के उपरांत, उसी तरह से उनकी कला, उनकी योग्यता, ये सारी चीज़ें जो विरासत के रूप में, एक जो है पूंजी के रूप में वह मियां नसरुद्दीन को प्राप्त हुई थी। वह कई तरह की रोटियां बनाने में माहिर का मतलब होता है एक्सपर्ट होना, पारंगत होना, दक्ष होना, कि उनको अच्छे
रोटियां और भी अच्छी रोटियां बनाना। अभी बोलो रोटी बनाने में कौन सी कला है? रोटी बनाने में बहुत कला होती है। मोटी रोटी, पतली उसमें गोल आकार की रोटी। लोग क्या बनाते हैं? रोटी तो बनाने के बहुत सब जानता है रोटी बनाना, लेकिन रोटी की बनने के बाद कड़ी ना हो जाए, सॉफ्ट बनी रहे, उसे बहुत से उसमें टेक्निक लगाए जाते हैं, बहुत से तरीके लगाए जाते हैं कि जिससे जो है रोटी सॉफ्ट बने, मुलायम बने, गोलाकार बने। तो उसकी बहुत सी विशेषताएं होती हैं। तो उस कोई भी कला जो होती है, कला अपने आप में बहुत ही उपयुक्त होती है। उस कला को सीखने के लिए जो व्यक्ति जितना लगन से कार्य करता है उतना ही वह पारंगत होता है। आप आसपास में देखो, कोई भी कला देखो, जिस डेस्क बेंच पे बैठे हो वो भी एक कलाकार की ही कलाकृति है। पंखा चल रहा है वो भी एक कलाकार की ही कृति है। जो भी बना है, जो कुछ भी हुनर होता है, उसके लिए जो कला होती है उसको सीखने के लिए व्यक्ति की योग्यता की आवश्यकता होती है। तो मियां नसरुद्दीन जो थे वो क्या थे? रोटी बनाने की कला में दक्ष थे, पारंगत थे, एक्सपर्ट थे। इस प्रकार का काम एक कला है जो अभ्यास से ही प्राप्त होता है। रोटी बनाना एक प्रकार का कला है, आर्ट बता सकते हैं हम इसको, लेकिन आप उसमें दक्ष होंगे या आपकी कला है, आपकी योग्यता है। चित्रकला हमको टीचर बता देते हैं कि मोर का डिज़ाइन कैसे बनाना है, आम कैसे बनाना है, लेकिन कोई बहुत अच्छा आम या मोर बना देता है और किसी की रचना जो होती है वो समझ में ही नहीं आता आम है कि अमरूद है, तो भिन्नता जो है बताना मुश्किल हो पाता है। तो इसलिए यह विशेष बात होती है कि कोई भी कला होती है, चाहे कला कोई भी हो, उस कला को सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। कि बार बार कोई भी अभ्यास करने से क्या होता है, पत्थर पर भी लकीर बन सकती है। तो व्यक्ति अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ यह जो कोटेशन दिया गया है ये दूसरे संदर्भ में लिया गया था, लेकिन यहाँ सिर्फ आप इतना सोचिए, कोई भी कला सीखने के लिए आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको वो कला आएगी नहीं। समझ में आई बात? आप कुछ भी सीख रहे हो, एक दिन सीख लिया, 2 दिन सीख लिया, तो आप उसमें एक्सपर्ट नहीं होंगे। अगर आपको दक्ष होना है तो जैसे लेखन कला हो गया, लिखने की कला, चाहे कविता लेखन हो गया, चाहे निबंध लेखन हो गया, फीचर लेखन हो गया, पत्र लेखन हो गया, ये कला है। यह व्यक्ति की मौलिक अभिव्यक्ति होती है, रचनात्मकता होती है। तो इसके लिए व्यक्ति को जो है अभ्यास की आवश्यकता होती है। जो जितना ही निबंध लिखेगा, जितना ही पत्र का अभ्यास करेगा, जितना ही कविता लिखने का, पढ़ने का, कवियों के बीच में उनकी रचनाओं को पढ़ने का अभ्यास करेगा, उतना ही उनके पास शब्द सौष्ठव बढ़ेंगे, शब्द भंडार बढ़ेंगे, उतनी ही उनकी जो है ज्ञान में अभिवृद्धि होगी। और जो व्यक्ति 2 निबंध पढ़ लिया, सोचा अरे ठीक है बना के लिख देंगे, तो पास तो वो हो जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो लेखन कला जो होती है, निबंध लेखन, काव्य लेखन, स्टोरी लेखन, ये कला का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से आप एग्जाम्पल को समझिए, रोटी बनाना कोई सिखा सकता है, लेकिन आपको रोटी बनाने में आप एक्सपर्ट हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। जितना आप अभ्यास करोगे उतना आप उसमें अच्छे बनते चले जाओ। अब आ जाओ पाठ पर, हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसको करेंगे। साहबों, उस दिन हम मटिया महल के तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, लेखिका कहती है कि हम लोग उधर से जा रहे थे तो अचानक अगर हम मटिया महल, जगह का नाम है मटिया महल वाले रास्ते से अगर हम लोग होकर के नहीं गुजरे होते तो एक बहुत ही अमूल्य, एक महान व्यक्तित्व, कौन? मियां नसरुद्दीन, एक महान व्यक्तित्व, उनकी सोच, उनकी रुचियों के विषय में हम नहीं जान पाते, उनके व्यक्तित्व के विषय में हम जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते। तो अगर हम लोग एक बार मटिया महल के रास्ते से अगर नहीं गुजरे होते तो राजनीति, अंडरलाइन करें किन किन विषयों की बात की जाती है? राजनीति हो गया, साहित्य हो गया, और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में
नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे लुत्फ उठाते उनके मसीही अंदाज का। कहती हैं कि हम तो लेखिका ठहरे, हम लोग क्या है, अदीब हैं। अदीब माने साहित्यकार, हम लोग तो साहित्यकार हैं और हम पेशे से पत्रकार भी हैं। तो हमारा जो जीवन जो है लगभग साहित्यकारों के बीच में होता है। साहित्यिक रचनाओं को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, राजनीतिक कुछ चर्चाएं होती हैं, तो इन्हीं सब में उलझ करके रह जाते हैं। लेकिन इत्तफाक ऐसा हुआ कि उस दिन हम लोग मटिया महल से होकर के गुजरे। अगर हम वहाँ नहीं गए होते तो केवल हमें क्या नॉलेज होता, साहित्य के विषय में, राजनीति के विषय में, और एग्जाम्पल और दिया है कला के विषय में। केवल हम लोग इसी में बस में जान पाते, लेकिन इनके व्यक्तित्व के विषय में हम नहीं समझ पाते। और उनके व्यक्तित्व के साथ साथ उनके अंदाज़े बयां का तरीका, जो स्टाइल, बहुत से आप कॉमेडियन देखते हो, बहुत से कॉमेडियन हैं, लेकिन किसकी कॉमेडी जो होती है आपके दिल को छू जाती है, किसकी कॉमेडी आपके दिल में गुदगुदी करती है, तो एक विशेष बात होती है, विशेष प्रकार की कला होती है। तो अंदाज, वे ऑफ स्टाइल, जो टॉकिंग का तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है, यह इस पर डिपेंड करता है। तो मियां नसरुद्दीन का जो अंदाज था, वह अंदाज से हम लोग बेखबर होते, हमें पता भी नहीं होता दुनिया में ऐसा भी कोई जीव है जो ऐसी ऐसी बातें कहता है, ऐसी ऐसी बातें करता है। तो हुआ क्या, प्रसंग हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मतलब पीछे से होकर के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। मतलब कोई बिल्डिंग रही होगी मटिया महल नाम से, तो वह उसी के पीछे के रास्ते से होकर के गढ़ैया मोहल्ला का नाम है, गढ़ैया मोहल्ला से होकर के लेखिका और उनके जो कुछ मित्र हैं उधर से होकर के गुजरते हैं। एक निहायत माने हेय, तुच्छ, हेय, तुच्छ माने कहते हैं अरे एकदम अदना सा, तुच्छ सी चीज़ है। तो एकदम हेय मतलब जिसको कोई बहुत सम्मान से नहीं देखता। निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटों का ढेर संते देख ठिठके। देखो शब्द चित्र है, निहायत मामूली मतलब मामूली सी दुकान, और कैसा अंधेरा, गुप्त अंधेरा, एकदम घनघोर अंधेरा था, बहुत रोशनी भी नहीं थी, लेकिन अंधेरा था। और लेकिन विशेष बात क्या थी, छोटी सी दुकान, मामूली सी दुकान, अंधेरा भी खूब छाया हुआ है, लेकिन उसमें ढेर सारा आटे की जो लोइयाँ, लोई समझते हो ना, जो गोल बना के घर में लोग सान के ऐसे गुथ करके रख देते हैं गोला गोला, तो उस ढेर सारे आटे की जो है लोइयाँ कपातक पड़ी हुई थी, एकदम ढेर सारी। तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, ठिठके माने आश्चर्य के साथ रुक जाना, ठिठक जाना कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अरे दुकान को देख करके तो ऐसा अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ पे बहुत अच्छे पकवान बनाए जाते होंगे या फिर बहुत अच्छा ढाबा है जो इस पर बहुत प्रसिद्ध लोकप्रिय होगा, लेकिन आटे की लोइयों को देख करके हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। छोटी सी दुकान है लेकिन इतना सारे आटों का आवश्यकता क्या होगी, तो अपने मन में तर्क होने लगता है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना तो तुरंत अपना दिमाग तर्क करना शुरू कर देता है। तो क्या होता है, सोचा, लेखिका मन में विचार करती है, सोचती है, सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, इतने सारे आटे गुथे जा रहे हैं, हो सकता है समय त्यौहार का त्यौहार आने वाला है, तो हो सकता है सेवइयाँ बेचने के लिए आटे गुथे गए हों। पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। जब लेखिका ने लोगों से प्रश्न किया, जब लेखिका के मन में जिज्ञासा का भाव जागृत हुआ, उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे, तो उसने अगल बगल की दुकानों से परिचय जानने का प्रयास किया। तो उन्होंने बताया, कुछ लोगों ने बताया कि आप ये जो दुकान है ये मशहूर खानदानी नानबाई है, मशहूर हैं, लोकप्रिय हैं और खानदानी नानबाई हैं। मियां नसरुद्दीन की दुकान पर आप यहाँ खड़े हैं।
मियाँ नसरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मियाँ मशहूर हैं। जो मियाँ नसरुद्दीन है वह मशहूर हैं 56 प्रकार की 56 टाइप 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला में मशहूर है। अब सोचो 56 प्रकार की रोटियां कौन कौन सी हो सकती है और कौन कौन सी प्रकार की रोटियां हमने आज तक जीवन में खाई है। अगर हम लोगों ने 56 प्रकार की रोटियां नहीं खाई है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय था जो हमने मिस कर दिया। और अभी बहुत लंबा जीवन है तो हम अपने जीवन का एक उद्देश्य ये भी बनाएं कि मियाँ नसरुद्दीन के द्वारा जो 56 प्रकार की रोटियां खा ना सके तो कम से कम जानकारी तो प्राप्त कर ही ले कि कौन कौन सी 56 प्रकार की रोटियां होती हैं। गोल रोटी, पतली रोटी, मोटी रोटी, है ना, हथपुइया वाली रोटी, नॉन रोटी, कौन सी रोटी होगी। तभी गिनेंगे 10, 12, 25, इससे ज़्यादा नहीं गिन पाएंगे। तो हम सोचें, विचार करें, तर्क करें कौन सी रोटियां जो है वह हो सकती हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया, लेखिका के मन में क्या है, प्रश्नों कौतूहल होने लगा और ज़्यादा उत्सुकता जगने लगी और ज़्यादा जिज्ञासा का भाव जागृत होने लगा। अरे इतना आटा, वो भी 56, ये भी मशहूर है, कैसे 56 प्रकार की। तब तो ये व्यक्ति क्या है, आम नहीं है, क्या है, आम का अपोजिट खास है। ये विशेष व्यक्तित्व है, इसके विषय में हमें जानना चाहिए, अखबार में छपना चाहिए, लोग को समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ा कलाकार है, बहुत बड़े योग्य व्यक्ति, इनके विषय में हम लोग नहीं जान पाते। हमने जो अंदर झांका तो पाया, मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। देखा कि मियाँ नसरुद्दीन जो है एक चारपाई बिछी हुई, देखो शब्द चित्र है, चारपाई बिछी हुई है, चारपाई पर बैठे हैं और बीड़ी का मजा ले रहे हैं। सिगरेट नहीं, बीड़ी, देसी बीड़ी का जो है वह मजा ले। अब आपके सामने एक चित्र बना ना कि कोई बैठा है, कोई व्यक्ति है बैठा है और जो है चारपाई कैसे खटिया वाला चारपाई है और बीड़ी पी रहा है, तो वो सारा दृश्य हमारे सामने जीवंत हो उठता है। फिर उनका आप देखो सारे नयन नक्शा जो है उसका वर्णन, मौसमों की मार से पका हुआ चेहरा, बहुत अनुभवी है यानी बुजुर्ग हो गए, उनका चेहरा क्या है, मौसमों की मार से पका हुआ चेहरा चिचक गया है। क्या हो गया, पूरे चेहरे पर जो है सिकुड़न सी आ गई है, मौसमों की मार से पका हुआ चेहरा, यानी अब ये बूढ़े हो चुके हैं। सामान्य तौर पे हम कह सकते थे बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन लेखिका ने उस विशेषता को बताया कि मौसमों की मार से पका हुआ चेहरा, आँखों में काइयाँ, भले बूढ़े हो गए थे लेकिन आँखों से चालाकी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, साफ साफ पता चल रहा था कितने चालाक व्यक्ति हैं। भोलापन चेहरे पर, इनोसेंट, भोला होने का चेहरा पता चल रहा था। और पेशानी यानी माथा, माथे पर मजे हुए कारीगर के तेवर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। माथे पर, जो उनका चौड़ा माथा था, माथे को मतलब चेहरे को देख करके, माथे को देख करके लग रहा था ये निश्चित रूप से क्या है, मजे हुए वाला एक्सपर्ट कलाकार हैं। तेवर जो उनका था, उनका आत्मविश्वास जो था, चेहरे से ही पता चल जा रहा था। कोई व्यक्ति कितना डरा है, कितना भयभीत है, वो चेहरे से पता चल जाता है। कोई व्यक्ति कितना आत्मविश्वास उसके अंदर है, वो चेहरे से ही पता चल जाता है। तो बस यहाँ तक स्टोरी आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।